हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। रोज की तरह आज फिर से एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रोज़ सुबह 9 बजे मॉर्निंग में आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप उसको जरूर देखिएगा। शाम में मैथमेटिक्स का जो क्लास मिल रहा है आप दोनों को देखिएगा। एग्जाम तक आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको पहले समझिए। दो वृत्त की त्रिज्याएं आपको दे रखा है, बोला है इन दोनों वृत्त की जो परिधि होगा उसका अंतर किसी तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, 2 पाई आर। एक की त्रिज्या R1 मान लीजिए, दूसरे की त्रिज्या R2 मान लीजिएगा। तो दूसरे वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई R2 इसको मान लीजिए। इन दोनों का जो अंतर होगा वो तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होगा, यानी 2 पाई कैपिटल R मान लीजिए, बड़ा R। अब देखिए इसमें भी 2 पाई कॉमन है, इसमें भी 2 पाई कॉमन है। तो यहाँ से हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन ले लिए। अंदर क्या बच जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R। अब यहाँ से 2 पाई और 2 पाई इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, R1 माइनस R2। अब देखिए बड़ी त्रिज्या कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिखिए कितना, 25 सेंटीमीटर, और छोटी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। माइनस का 21 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा R, यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा, 25 में 21 जाएगा तो 4 सेंटीमीटर। ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकल गया, ठीक है, त्रिज्या निकल गया। तो आपसे बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो नहीं निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। 22/7 लिखिए, आर आपका निकल के आया कितना, 4। तो 4 गुना 4 लिखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर ऊपर गुना कीजिए। 22 चौक कितना हो जाएगा, 88, और 88 चौक कितना हो जाएगा, गुना करिए। 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35, और नीचे 7 है तो बटा का 7 देंगे। अब इसको कैंसिल करिए, 7 से ये जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 5 लिखें। 2 अंक उतारना पड़ेगा तो 1 0 यहाँ देंगे। अब हो गया 20, तो 7 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 7 दूना 14, 6 बच गया, यानी कि 60 हो गया। तो 7 8 56 कितना आ गया, 50.28 आ गया। आपसे निकटतम मान पूछा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50.30 लिख सकते हैं, 50.3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, नहीं समझ में आया होगा एक बार और वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। बोला गया है यदि एक 7 फीट लंबे लड़के की छाया जमीन पर 21 फीट लंबी बन सकती है, ठीक है, 7 फीट लंबे लड़के की छाया जमीन पर 21 फीट लंबी बन सकती है, तो कितने लंबे व्यक्ति की छाया 15 फीट लंबी बनेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करिए। देखिए 21 फीट लंबी छाया कब बन रही है, जब व्यक्ति की लंबाई कितना है, 7 फीट है। कितना है, 7 फीट है। ये आपका लेंथ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, लेंथ है, लंबाई, और ये व्यक्ति की लंबाई मेन, ठीक है। तो 21 फीट लंबाई कब हो रहा है, जब व्यक्ति की हाइट 7 फीट हो। तो आपसे पूछा है कि 15 फीट लंबी छाया बनाने के लिए व्यक्ति की हाइट कितना होना चाहिए। तो 1 बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7/21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको लंबाई कितना बनाना है, 15 फीट, छाया कितना बनाना है, 15 फीट। तो 15 फीट में व्यक्ति का हाइट कितना हो जाएगा, तो 7/21 और गुना कर दीजिए क्या, 15। ये बहुत पहले बचपन से पढ़ते जा रहे होंगे यूनिटरी मेथड। अब इसको कैंसिल कीजिए, 7 से 3 बार में 7 21, 3 से इसको कैंसिल कीजिए 5 बार में। तो व्यक्ति की हाइट कितना होना चाहिए, 5 फीट होना चाहिए, ठीक है, 5 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जीडी से संबंधित मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती है, ठीक है, और स्टेशन ए पर पहुंचती है, सही है। उसके बाद बोला गया है इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर
66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पहुंचती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मानिए कि यहाँ से ये चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट की, यहाँ तक चली, यहाँ तक स्टेशन ये तक पहुँच गई, ठीक है। यहाँ से इसका स्पीड था कितना, स्पीड था 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे तक चली है, तो कुल कितना दूरी तय कर चुकी होगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक इसको स्टेशन ये तक पहुँचने में 7 × 5 = 35, 350 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये चलती है, निकलती है और स्टेशन बी पर यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। और यहाँ से इसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है। स्पीड हो गया अब कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे में ये बी पर पहुँच जा रही है। तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, तो ये भी यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा स्टेशन ए से स्टेशन बी तक। 6 × 18, 6 × 18 और 1 = 19, 198 किलोमीटर निकल गया। तो आपसे पूछा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ दीजिए। 350 पहले फेज में चली है, सेकेंड फेज में 198 किलोमीटर चली है। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 548, 548 किलोमीटर कुल डिस्टेंस तय किया गया है रेलगाड़ी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये सारा सवाल एक सेट में पूछा गया है, वही सेट का सारा मैं सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है। अब इसको कैसे करिएगा, देखिए 13 के पहले 5 गुणज पूछा है, यानी कि 13 का टेबल आपको 5 बार पढ़ना है, ठीक है। 13 का टेबल 5 बार, तो 13 दूना कितना होता है 26, 13 तिया कितना होता है 39, 13 चौक 52 और 13 पचे 65। ये 5 तक हम पढ़ लिए। आपसे पूछा कि इसका औसत कितना है, एवरेज पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा, सभी नंबर को जोड़ के जितना नंबर है उससे भागा दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना एग्जाम में। एवरेज पूछा है, औसत मीन्स क्या होता है, बीच का संख्या, बीच की संख्या। तो आप इधर से 2 संख्या छोड़ दीजिए, इधर से भी 2 संख्या छोड़ दीजिए, तो बीच वाली संख्या कौन बच रहा है 39। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जब भी इस तरीके से आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिए, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप इन सभी नंबर को जोड़ते, फिर जितनी बार है उससे भागा करते 5 से, तो आप एवरेज निकालते, फिर भी आपका 39 ही आएगा। और कुछ इस प्रकार से भी आपका 39 ही आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस प्रकार से हल करिए। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, ठीक है। संख्याओं का औसत 60 दिया हुआ है, तो तीसरी संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो जिस प्रकार बोला गया है उसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं। पहली संख्या हम यहाँ लिखते हैं, ये हो गया आपका पहली संख्या। यहाँ लिखते हैं, ये हो गया आपका कौन, दूसरी संख्या। यहाँ हो गया आपका तीसरी संख्या, ठीक है। तो पहले केस में बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 1। इसका 3 गुना पहली संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। और ये जो दूसरी संख्या है ये वो तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या आपकी 2 हो जाएगी। तभी 2 का आधा 1 हो जाएगा दूसरी संख्या, जैसा कि बोला गया है। अब ये सारा आपका सेट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में संख्याओं का औसत 60 दे दिया है, तो यहाँ से भी हम औसत निकाल लेते हैं। संख्या कितना कितना है, 3 और 1 4, 4 और 2 6। 6 का औसत कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 बार है, तो 6 का औसत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो ये 2 बराबर आपको यहाँ औसत दे दिया है। संख्याओं का औसत कितना है 60, तो 2 बराबर कितना है 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 बराबर आ गया मेरा कितना 30, और तीसरी संख्या कितना है 2 है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 से गुना कर दीजिए। 1 बराबर 30 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तीसरी संख्या आपका 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस अप्रोच से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये तरीका आपको सीखना है एग्जाम से पहले, इसलिए बोलते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपको एग्जाम तक काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, और मैं एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ।
अगर यदि जो भी मेरे साथ मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने हाल ही में क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। 25 दिन का टारगेट लिया गया है, जिसमें आपको सभी चैप्टर को जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा चैप्टर वाइज। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उस कोर्स की फी मात्र 99 रुपया रखा गया है, 99 रुपया रखा गया है। आप चाहें तो इस नंबर पर 7739221541 नंबर पर इस अमाउंट को सेंड करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, फ़ोन पे, गूगल पे और भीम यूपीआई के माध्यम से, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये बैच आपका 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप जो भी अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, आपको इससे एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो आते हैं आप क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बोला गया है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम इसको आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए 60% वस्तु का जो क्रय मूल्य है तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेते हैं। इसका जो 60% होगा, ठीक है, इस क्रय मूल्य का 60% जो होगा वो बराबर होगा विक्रय मूल्य के 40% के बराबर। तो विक्रय मूल्य मान लीजिए एसपी, ठीक है, इसके 40% के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से लिख लिए। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद लाभ प्रतिशत भी निकाल लेंगे। तो आपका ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, 20 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और 20 से ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या बचा 3CP बराबर 2SP, ये बच गया 2SP। अब यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, CP रेशियो SP, तो ये चेंज हो जाएगा। तो CP आपका हो जाएगा कितना 2 और SP कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसको यहाँ समझिए कि 2 रुपये वाली वस्तु को कितना में बेचे हैं 3 रुपये में। लाभ कितना हो रहा है 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये का प्रॉफिट, लाभ बराबर क्या होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मेरा कितना है 2 यूनिट है, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 से कितना बार में जाएगा 50 बार में, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको रेशियो में कन्वर्ट करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है, एक दुकानदार 1800 तक की खरीद पर 15% की छूट और 1800 से अधिक पर 17.5% छूट की घोषणा करता है। बोला है कि 1800 तक अगर खरीदते हैं आप तो 15% की छूट दी जाएगी, और 1800 से अधिक खरीदते हैं तो 17.5% की छूट दी जाएगी। आगे बोला गया है अब्दुल 8 रुपये प्रति पेन की दर से 225 पेन खरीदता है और 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो अब्दुल द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि अब्दुल ने पेन कितने रुपये का खरीदा है, पेन, ठीक है। एक पेन का कीमत कितना है 8 रुपया, कुल पेन कितना खरीदा है 225 खरीदा है, 225। तो कितने रुपये का ये खरीद लिया है, तो इसको गुना करिए। तो इसको आप गुना करिएगा तो 8 दूना 16 और 25 अठी 200, यानी 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। तो पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1800 रुपये का ये पेन खरीदा है, 1800 रुपये का। पेंसिल कितने का खरीदा है, तो यहाँ लिखिए आप क्या पेंसिल, पेंसिल आपका खरीदा है 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन पेंसिल खरीदा है। तो ये कुल कितने रुपये का खरीदा है 4 तिया 12, 120 रुपये का ये खरीदा है। अब देखिए कुल कितने रुपयों का ये खरीदा है, तो 1800 प्लस 120 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 1920। ये कुल कितने का खरीदा है 1920 रुपये का ये टोटल वस्तु खरीदा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, बोला है कि अगर 1800 तक खरीदते हैं तो 15% का छूट दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, और 1800 से अधिक का खरीदते हैं तो 17.5% का छूट दिया जाएगा। तो ये 1800 से अधिक खरीदा है 1920 का, तो 1800 से अधिक है तो इसको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए 17.5% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो देखिए अब इतना में से आप 17.5% घटा दीजिए, ठीक है। 17.5% जब घटा दीजिएगा तो ये अब्दुल ने जो पे किया है वो आपका अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो 1920 का 17.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5%, नीचे 100 हो जाएगा। एक ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और पड़ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से ये जाएगा 7 बार में, 25 सत्ते 175, 25 से ये जाएगा 4 बार में, 25 चौक 100, 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 चौक 16, बच गया 3, 32 हो गया, 4 अठी 32, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 48 गुना 7 कीजिए, 8 सत्ते 56, 7 चौक 28 और 5 33, कितना आ जाएगा 33, यानी 333 रुपया इसको डिस्काउंट के रूप में मिला है। तो कुल इसका खरीदारी हुआ है 1920 का
जिसमें से डिस्काउंट मिल गया 336 का, तो इसमें आप माइनस कर दीजिए 336, 1920 में माइनस कर दीजिए 336, तो ये जो माइनस करके जो आएगा उतना ये पे किया होगा, उतना ये राशि भुगतान किया होगा, जो कि आ जाएगा आपका कितना 1584। ठीक है, 1584 रुपया अब्दुल ने पे किया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को हल किया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर निकालिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। बोला गया है एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है 4:3 दिया है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 दिया है। तो बोला है कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं बेलन का आयतन। इन दोनों का रेशियो पूछा है, बेलन के आयतन का और शंकु के आयतन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका क्या, बेलन का आयतन। ठीक है, अनुपात, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, अनुपात शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ से आपको त्रिज्या भी दे दिया इन दोनों का बेलन का और शंकु का त्रिज्या का अनुपात दे दिया है और ऊंचाई का अनुपात भी दे दिया है। अब इसमें इसको फिट कर दीजिए। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ हम नीचे लिखते हैं आर का स्क्वायर। बेलन का त्रिज्या कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुना एच। बेलन का ऊंचाई कितना है, यहाँ देखिए 1 है, 1 यूनिट में, तो यहाँ गुना कर देंगे 1। रेशियो 1/3 यहाँ रहेगा ये। फिर आर का स्क्वायर यानी कि शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर। तो शंकु की त्रिज्या कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 यहाँ लिखेंगे, गुना एच यानी शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई कितना है, 2 यूनिट है, तो यहाँ आप 2 से गुना कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 से ये जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9, 2 से ये जाएगा कितना बार में, 8 बार में। तो इधर क्या बचा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 बचेगा, 8 रेशियो इधर क्या बचा, 3। तो 8:3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बेलन और एक शंकु के आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:3 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, इसमें और कुछ नहीं था। फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इसको तुरंत सोल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, एक वस्तु का सूची मूल्य 576 रुपया है, इसे सूची मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा गया। ठीक है, यदि इसका क्रय मूल्य 480 रुपया है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप कर सकते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल हिंट यहाँ आपको कर देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया है। ठीक है, क्रय मूल्य आपको दे दिया है कितना, 480 रुपया दे दिया है। ठीक है, मार्क प्राइस आपको दे दिया है MP यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 576 रुपया है। इस पर डिस्काउंट दिया है 20% का। ठीक है, 20% का इस पर डिस्काउंट दिया है। तो आपसे पूछा कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मैंने इसका आंसर भी अरेंज कर दिया है, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को नहीं हल करूंगा क्योंकि इजी है, आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आप बोलते हैं कि सर पूरा सेट कराइए। पूरा सेट हम इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उनमें से 4-5 कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं जिसको कराने से कोई फायदा नहीं है। आप इन सवालों को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। इसका आंसर करिए। मैं केवल वही सिलेक्टिव क्वेश्चन लाता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जहां से आप कुछ सीख सकते हैं और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसका आंसर आप करिए। बोला गया है एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया है। तो पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोला है कि कुल वस्तुओं के 5/6 भाग। ठीक है, तो कुल वस्तु कितना ये हमको पता नहीं है, तो नीचे वाला मान लीजिए 6। ठीक है, यानी कि 600 मान लीजिए, डबल जीरो बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 600 मान लीजिए एक वस्तु का क्या है, कुल क्रय मूल्य है। टोटल ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, CP है। इस 600 में से 5/6 भाग को, इसका 5/6 भाग निकालिएगा। 600 का 5/6 भाग, तो आपका कितना निकल जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आएगा, 500 आएगा। इस 500 वाली वस्तु को 15% लाभ पर बेचा है। तो ये 500 को 15% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15% इसमें लाभ को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 15×5 = 75 यानी 575 में ये बेचा है।
इस 500 वाली वस्तु को 15% लाभ पर यानी 575 रुपया में बेचा है। और जो शेष बच गया है, शेष कितना बच गया है, कुल है आपका 600, 600 में से 500 बेच दिए तो बचा कितना, 100 बचा। इस 100 वाली वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है इतना ही में इसको बेच दिया है, यानी 100 वाली वस्तु को 100 में ही बेच दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत ओवरऑल कितना हुआ है। तो ये 575 एक का विक्रय मूल्य, दूसरे का 100, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, जोड़ दीजिए 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 675। और क्रय मूल्य हम कितना माने थे, 600 माने थे। तो 600 वाली वस्तु को 675 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपये का। ठीक है, तो प्रॉफिट गुना 100 और नीचे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 600, 600। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से काटिए 25 दिया 75। तो कितना आ गया आपका 25/2। 25/2 को क्या लिख सकते हैं, 12.5%। 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किए। इसमें कुल वस्तु कितना था ये नहीं बोला गया था, लेकिन बोला गया था कि 5/6 भाग को इतना लाभ पर बेचा है। तो 5/6 भाग से यहाँ से हमको आइडिया आया कि हम नीचे वाली को कुल वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो 6 को यानी 600 मान लिए कुल कॉस्ट प्राइस, उसका 5/6 को 15% लाभ पर बेचा। तो 5/6 निकालें तो 500 आया, उसका 15% लाभ पर बेचा है यानी कि 575 में बेच दिया है। और जो बच गई वस्तु उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो 600 में से 500 बिक गया था, बचा था 100, तो 100 का वाली वस्तु को 100 में ही बेच दिया। तो कुल विक्रय मूल्य इस प्रकार से इसका आ गया 675 और क्रय मूल्य कुल था कितना, 600। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो 12.5% आ गया। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके से आपको यहाँ दे रखा है और बोला है PQR का HCF ज्ञात कीजिए। HCF आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन को एक बार हम लिख देते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। P बराबर यहाँ लिखा हुआ है क्या, P बराबर लिखा हुआ है A क्यूब, क्या लिखा हुआ है, A क्यूब इंटू B पर पावर 5 लिखा हुआ है, B पर पावर 5 गुना C पर पावर 11 लिखा हुआ, ये हो गया P बराबर। और Q बराबर क्या लिखा गया है, Q बराबर लिखा गया है आपका A पर पावर 8 गुना B पर पावर 9 है, B पर पावर 9 है गुना C पर पावर आपका 5 दे रखा है, C पर पावर 5, ये Q बराबर हो गया। और R बराबर क्या दिया हुआ है, A के पावर 15 गुना C के पावर 23, C के पावर 23 दिया हुआ है। तो आपसे HCF पूछा है PQR का। HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट भी हो और सभी में कॉमन भी हो। तो देखिए सबसे पहले हम ये को लेते हैं, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, ये कॉमन है। अब पावर में हम कॉमन निकालते हैं। इसमें देखिए पावर कितना है, 3 है, इस वाले में पावर आपका 8 है और इस वाले में पावर 15 है। तो इसमें पावर में कॉमन क्या है, A के पावर में क्या कॉमन है, तो A के पावर में 3 कॉमन है, A क्यूब आपका कॉमन है। ठीक है, बाकी बात सब में A क्यूब से ज़्यादा ही है। अब देखिए B में निकालिए। ठीक है, इसमें देखिए B है, इसमें भी आपका B है, लेकिन R वाले में B नहीं है। ठीक है, तो B कॉमन नहीं है, तो यानी हम इसको नहीं लेंगे, ये B को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए। अब अगला देखिए, इसमें भी आपका C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है। अब देखिए पावर में कॉमन क्या है, इसमें पावर 11 है, इसमें 5 है, इसमें 23 है। तो कॉमन क्या है, पावर आपका 5 कॉमन है, तो गुना हो जाएगा C के पावर 5। यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, इसमें आपको कॉमन निकालना था। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। बोला गया है एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्षों में कुल साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त किया जाता है, तो वह धनराशि याद कीजिए। तो ये सवाल आसान है, आप फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, लेकिन सही अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस सवाल को आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। 9% वार्षिक ब्याज दर है और आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हमेशा एक रेट से लगता है। 9% इस बार लगा तो अगले वर्ष भी 9% ही लगेगा और ये कुल 6 वर्षों तक ब्याज दिया है। ठीक है, 9% की दर से 6 वर्षों तक ब्याज दिया है। तो कितना ब्याज दे दिया होगा, 9 गुना 6, 9 गुना 6 ब्याज दे दिया होगा, यानी कि 9 छक 54, 54% अभी तक ये ब्याज दे दिया होगा। परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 54% अभी तक ब्याज ये दे दिया होगा। मूलधन आपका मान लीजिए कितना है, 100% मूलधन है। ठीक है, इनमें से 54% ये क्या है, ब्याज दे चुका है। और एक्चुअल में ब्याज कितना दिया है, 5427 दिया है, 5427, यानी कि ये जो 54% है वो किसके बराबर है,
5427 के बराबर है। यहाँ से चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। अब इसको कैंसिल करिए, इसको 27 से कीजिए, 27 दूना कितना हो जाएगा 54, 27 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 27 दूना 54, 10, 27 एकम 27। तो 2% बराबर आपका कितना आ गया 201 आ गया। तो हमको चाहिए क्या 100%। मूलधन मेरा कितना है प्रिंसिपल 100%। तो 100% हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, तो 2 में अगर यदि हम 50 से गुना कर देंगे तो ये 100% बन जाएगा 100%। तो जब इधर हम 50 से गुना किए तो इसमें भी 50 से गुना कर देंगे, इसमें भी 50 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10,050 आ जाएगा, 10,050 आ जाएगा। ये आपका क्या है मूलधन है, ये आपका मूलधन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये आपका बेस्ट अप्रोच है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इसको फॉर्मूले पर बैठाइएगा तो काटने छाटने में आपको लंबा हो सकता है, आप थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा जा सकता है, और इस तरीके से बनाइएगा तो आपका कम समय में अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप इस सवाल में आपको मजा आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरीके से अगर यदि आपको मेरे साथ पढ़ना है तो जो मैंने बैच के बारे में बताया सिलेक्शन बैच, आप उसमें ज्वाइन करिए। नंबर जो है उसमें आप 99 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सअप में हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ, आप चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, सिलेक्शन बैच वाली वीडियो पर, जिसमें मैंने डेमो क्लास दिया है और सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन का उसमें सोल्यूशन कराया है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, ए की हानि का 2/3 भाग बी के लाभ के 5/7 भाग के बराबर है। यदि ए का हानि 2460 है तो ए की हानि बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसका सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कम समय में इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। मैं इस डाटा का यूज नहीं करूंगा, ये जो 2460 है इसका इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। अगर यदि आपको रेशियो मेथड आता है, रेशियो से चीज़ों को कैसे हम आसान बनाते हैं, मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। देखिए बोला गया ए की हानि का 2/3 भाग, तो ए की हानि कितना है, ए की हानि हम मान लेते हैं ये, ठीक है। इस डेटा का हम प्रयोग नहीं करेंगे 2460 का। ए की हानि हम मान लिए ए, इसका 2/3 भाग, तो ये का आप 2/3 निकालिए, ये का 2/3 भाग, ये जो हानि है वो बी के लाभ के, तो बी का लाभ हमको नहीं पता है तो बी का लाभ हम मान लेते हैं बी, ठीक है। इसके लाभ के 5/7 के बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर है। ए के हानि का 2/3 भाग बी के लाभ के 5/7 भाग के बराबर है। यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से कोई कैंसिल होगा नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आपका क्या आएगा 7 दूना 14 ये आ जाएगा, 14 ये बराबर क्या हो जाएगा 5 तिया 15 बी, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको रेशियो में कर लेते हैं, ये (b), तो ये पलट जाएगा, ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा 15 और b बराबर हो जाएगा आपका कितना 14। यहाँ आप समझिएगा एक बात ध्यान से कि ये a बराबर जो 15 आया है ये आपका हानि है, क्योंकि a का हानि का हिस्सा है, ठीक है। और ये b बराबर जो 14 आया है ये प्रॉफिट है, क्योंकि b का लाभ का हिस्सा बोला गया है। तो आपसे पूछा है कि a की हानि, ठीक है, b के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है। a का हानि जो है वो b के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो a की हानि कितना है 15, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप कितना 15, बोला है b के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो b का लाभ कितना है 14, तो बटा आपका नीचे हो जाएगा 14, जिससे बोला जाए उसको नीचे करिए और गुना कर दीजिए 100 से, परसेंटेज में निकालने के लिए। यहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो गई। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम कितना 1500 लिखें, डिवाइड बाई कितना 14, ठीक है। एक बार में लगाते हैं 14, ठीक है। कितना बचेगा 1 0 उतारेंगे नहीं लगेगा, 1 0 और उतारेंगे, ऊपर से जब 2 अंक उतरता है तो यहाँ 1 0 बैठता है, ठीक है। अब हो गया 100, तो 14 से 7 बार में लगाइए, 14 7 कितना हो जाएगा 98 हो गया। कितना बच गया शेष 2 बच गया। अब यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ 0 बैठ जाएगा, फिर कितना बार में लगेगा 14 एकम 14, एक बार में 14 बचा कितना 6 आपका बच जाएगा, रिमाइंडर 6 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर 1 0 और दीजिए 60 हो जाएगा। अब एक बार और लगा दीजिए 14 चक 56, कितना 14 चक 56, फिर यहाँ रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो कितना है आपका 107.14, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक जाना है, 107.14 इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस लेंदी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएं। इस डाटा का हम प्रयोग भी नहीं किए, 2460 का हम यूज़ नहीं किए, क्योंकि ये परसेंटेज पूछा था, इसमें इस डाटा का कोई यूज नहीं था। अगर यदि आप चीज़ों को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आई होप ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस सवाल पर
इसका आंसर निकालिए। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और काफ़ी बेहतरीन लेवल का ये क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है किसी वस्तु को 14.5% और 10.5% की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 48 रुपया है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। एक वस्तु को 14.5% और 10.5% दो सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जा रहा है, 48 रुपया। तो आपसे पूछा है कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए वस्तु का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस हम मान लिए कितना, 100 हम मान लिए। एक बार इसको 14.5% के डिस्काउंट के साथ बेचिए, एक बार इसको 10.5% के डिस्काउंट के साथ बेचिए। तो डिस्काउंट देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो 100 का पहली बार 14.5% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, 100 का पहली बार कितना डिस्काउंट देना है, 14.5%। तो 100 में 14.5% आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 85 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85.5 आ गया। ठीक है, और दूसरी बार 10.5% का डिस्काउंट दिया है तो 100 पर एक बार 10.5% का डिस्काउंट दीजिए। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 89.5। कितना हो जाएगा, 89.5। 100 वाली वस्तु को दो अलग अलग डिस्काउंट पर बेचते हैं तो एक बार विक्रय मूल्य आ रहा है 85 रुपया 50 पैसा, दूसरी बार विक्रय मूल्य आ रहा है 89 रुपया 50 पैसा। बोला है इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर आपको क्वेश्चन में दे दिया है 48 रुपया। तो देखिए यहाँ अंतर कितना है, अंतर इसमें कितना है, तो इसमें आपका अंतर है कितना, 4 का अंतर है, 4 यूनिट का अंतर है। अब इस 4 बराबर एक्चुअल में कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम वस्तु का अंकित मूल्य कितना माने हैं, वस्तु का अंकित मूल्य माने 100। कितना माने, 100। तो 1 बराबर है 12, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 100 बराबर 1200। ये आ गया आपका क्या, वस्तु का अंकित मूल्य आ गया, मार्क प्राइस आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो 1200 है, ये जो 1200 है वो 25% अधिक है क्रय मूल्य से। यानी कि ये 1200 125 बराबर है, 125 बराबर, तो क्रय मूल्य 100 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 100 बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको कैंसिल कीजिए, 25 25 125, 25 चौके 100। अब 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 24 25 120, कितना आ जाएगा, 240। 240 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 चौक 96 पर 1 0, 960। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 960। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस सवाल को मैंने कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये थे आज के सेशन के सभी बेहतरीन क्वेश्चन। अगर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और अगर यदि आप मेरे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो सिलेक्शन बैच दिख रहा है उस बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र इसका फी 99 रुपया रखा गया है, मार्जिनल है। आप इतना सेंड करके इस व्हाट्सअप नंबर आपको जो दिख रहा है उस पर सेंड करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और मेरे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। ये बैच आपका 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सभी चैप्टर को जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के हैं उन सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कराऊंगा, जो कि एग्जाम से पहले आपका समाप्त कर दूंगा, जिसमें सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।